गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 31वीं वीडियो हमारी चलेगी आज, कक्षा 10th विषय विज्ञान। पिछले वीडियो में कुछ नंबरिंग गलत हो गई थी, उसको थोड़ा शुद्ध कर लें, देख लें बेटा। तो नंबरिंग कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वही चल रहे हैं। हमारा श्वसन तंत्र पूरा हो चुका है। इसके बाद में आता है आपके रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा, परिसंचरण तंत्र, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं या रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद में हम रक्त का अध्ययन करेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहले डालें हेडिंग आप रक्त परिसंचरण तंत्र। तो कहता है आपको रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, BCS, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। उसमें देख लें आप, बड़े में देखें, ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो क्या होता है ये रक्त परिसंचरण तंत्र? नाम से ही प्रदत्त है कि परिसंचरण तंत्र अंगों, कोशिकाओं और संरचनाओं से मिलकर बना ऐसा तंत्र जो तरल पदार्थों के प्रवाह, अब तरल पदार्थ क्या है? रक्त है। तरल पदार्थों के प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन एवं CO2, O2 एवं CO2, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्त्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहनित करता है या परिवहनित करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त के माध्यम से करेगा तो रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और यदि हमारे शरीर में 2 प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो रक्त और एक लसिका। तो क्या परिभाषा है इसकी, ध्यान देना है। परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा देखो आप, परिभाषा ध्यान देना। ऐसा तंत्र क्या होता है कि ऐसा तंत्र जो तरल पदार्थों से बोलेंगे, तरल पदार्थों के प्रवाह द्वारा, तरल पदार्थों के प्रवाह द्वारा O2 एवं CO2, पोषक पदार्थों, O2 एवं CO2, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्त्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहनित करता है। परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो ध्यान देना बेटा कि ऐसा तंत्र जो तरल पदार्थों के प्रवाह द्वारा, अब तरल पदार्थ क्या है? रक्त है। तो इसलिए क्या कहलाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र।
तरल पदार्थों के प्रवाह द्वारा O2 एवं CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्त्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहनित करता है या पहुंचाता है या परिवहनित करता है। परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अर्थात रक्त के माध्यम से इन पदार्थों का परिवहन होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी? ऐसा तंत्र जो तरल पदार्थों के प्रवाह द्वारा O2 एवं CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्त्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहनित करता है। परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ध्यान देना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी और विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं या रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। ध्यान देना, इसमें एक पॉइंट्स और है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी कहते हैं। आगे देखो, इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई। रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई। अतः विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिसंचरण तंत्र चल रहा है तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, इसीलिए विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं। अब देखिएगा, मानव परिसंचरण तंत्र आपके आता है, मानव परिसंचरण तंत्र। इसको एक बारे में देख लेते हैं हम। अब मानव परिसंचरण तंत्र में 2 प्रकार के तंत्र सम्मिलित होते हैं। ध्यान देना, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा है तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? ध्यान देना, किन का अध्ययन करते हैं? तो रक्त परिसंचरण तंत्र। ध्यान देना, इसमें किन किन का अध्ययन किया जाता है? ध्यान देना, सबसे पहले रक्त के बारे में जानकारी की जाती है, रक्त का अध्ययन करते हैं। फिर रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल्स का, फिर करते हैं हृदय का, HEART, हार्ट का। ध्यान देना, इसके अंतर्गत किसका? रक्त का, रक्त वाहिनियों का और हृदय का। हमारे शरीर में एक प्रकार का तंत्र और पाया जाता है जिसे बोलते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। तो इसमें ध्यान देना, लसिका अंगों, लसिका ऊतकों और लसिका वाहिनियों, लसिका गांठों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे शरीर केवल यही
कोर्स में है रक्त परिसंचरण तंत्र और रक्त का अध्ययन। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में कि रक्त क्या है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त, रक्तवाहिनियां और हृदय का अध्ययन किया जाता है। तो अब आ जाइए आप, रक्त या रुधिर क्या होता है ये ध्यान देना। रक्त या रुधिर से बोलते हैं ब्लड, ध्यान देना। क्या है ध्यान रखना, समझो इसको। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हल्का क्षारीय होता है, अर्थात इसका pH 7.4 होता है। ध्यान देना। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूणावस्था में और नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन, प्लीहा में होता है। एक सामान्य मनुष्य में या एक स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर रक्त होता है, जो उसके भार का 7 से 8% होता है। अब ध्यान देना, रक्त का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब ध्यान देना, रक्त किस किस से मिलकर मतलब प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। तो रक्त क्या है ध्यान देना, रक्त एक हल्का क्षारीय तरल संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त क्या है? हल्का क्षारीय तरल संयोजी ऊतक होता है, अर्थात रक्त का pH मान 7.4 होता है। कितना होता है रक्त का pH मान? हल्का क्षारीय 7.4 होता है। ध्यान देना। रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण, भाई रक्त कहाँ बनता है? रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है बेटा? रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। अब प्रश्न आता है कि अस्थि मज्जा क्या होता है? तो अस्थि मज्जा की हड्डियों का आंतरिक स्पंजी जो भाग होता है वो अस्थि मज्जा कहलाता है। हड्डियों का आंतरिक स्पंजी भाग अस्थि मज्जा कहलाता है। अब ध्यान देना, जैसे भ्रूणावस्था में या नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कौन से अंग में होता है? प्लीहा के अंदर होता है, स्प्लीन तिल्ली के अंदर। ध्यान देना, इसमें भी लिखें आप कि भ्रूणावस्था एवं नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा। रक्त का निर्माण प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली में होता है। आगे देखिएगा, ध्यान देना। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में या सामान्य व्यक्ति में रक्त कितना होता है लगभग? तो ध्यान देना, एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? लगभग 5 लीटर रक्त होता है, अर्थात उसके शरीर का 7 से 8% भाग रक्त होता है। ध्यान देना। अब हम रक्त का अध्ययन कर रहे हैं, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान देना, रक्त के अध्ययन को
हीमेटोलॉजी, क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी कहते हैं, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान देना, तो हमने क्या पढ़ा, ध्यान देना, 5 पॉइंट है कि रक्त एक हल्का क्षारीय तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला पॉइंट है भ्रूणावस्था एवं नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा या स्पील या तिल्ली में होता है। एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है जो उसके भार का 7 से 8% होता है। अब रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। अब ध्यान देना, एक चीज़ और है, जैसे रक्त को जीवन की नदी भी कहा जाता है। रक्त वास्तव में जीवन की नदी है, अर्थात हमारे शरीर में यदि रक्त नहीं होता तो शरीर कोई काम का नहीं होता। तो ध्यान देना, रक्त जल से लगभग 2.5 गुना गाढ़ा होता है। रक्त जल से लगभग 2.5 गुना गाढ़ा होता है। और रक्त का जो निर्माण होता है, तो रक्त की निर्माण क्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण क्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। अब रक्त का संगठन देखो किस किस से मिलकर बना होता है रक्त। तो ध्यान देना, रक्त के संगठन में रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। इसमें देखिएगा आप कि अगला पॉइंट बनेगा आपको कि रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। किन किन से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आप कितना कितना परसेंट होता है? तो देखिएगा, इसमें आगे लिखो, प्लाज्मा कितने परसेंट रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है, जबकि ध्यान देना रक्त कणिकाएं 45% भाग होती हैं। तो देखो, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है, जबकि रक्त कणिकाएं 45%, जबकि रक्त कणिकाएं रक्त का 45% भाग बनाती हैं। तो ध्यान देना, 55% भाग जो होता है रक्त का वो प्लाज्मा होता है, और जो 45% भाग होता है वो रक्त कणिका रूप में होता है। ध्यान देना, रक्त में निम्नलिखित 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त में निम्नलिखित 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और
प्लेटलेट्स और प्लेट्स या बिंबाणु कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें क्या बोलते हैं, श्वेत रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट या श्वेताणु कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिन्हें बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो एक बार रक्त का संगठन हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में इनका वर्णन करेंगे। एक चार्ट के द्वारा रक्त का संगठन देख लें इसको एक बार, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये तो रक्त का संगठन, रक्त का संगठन देखिएगा, ये आ जाएगा आपको रक्त या ब्लड। रक्त मेनली 2 भागों से मिलकर बना होता है, ध्यान देना। इसमें आ जाएगा आपको प्लाज्मा, ध्यान देना, प्लाज्मा और क्या जाती है रक्त कणिकाएं। क्या जाएगा, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, ध्यान देना, प्लाज्मा जो होता है वो 55% भाग होता है रक्त का, और रक्त कणिकाएं 45% भाग होती हैं। अब ध्यान देना, रक्त में 2 पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले जल, इसमें आ जाएगा ठोस पदार्थ, ये आ जाएगा ठोस पदार्थ। कौन कौन से ठोस पदार्थ? रक्त में 92% जल होता है और 8% ठोस पदार्थ होते हैं। तो देखिएगा, इसमें ठोस पदार्थों में आपको 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक मिनट देखिएगा, ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं वैसे। सबसे पहले एक बार देख लें इनको इस तरह से। इसमें आपको आ जाएगा कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, और इसमें आ जाएगा अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों में आपको प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा आ जाएगा आपके प्लाज्मा प्रोटीन, पोषक पदार्थ, तीसरा आ जाएगा उत्सर्जी पदार्थ, और चौथा आ जाएगा आपके स्त्रावी पदार्थ। तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन 4 होती हैं, इतना ही बहुत है आपके। और ये ऐसा है, क्या बोलते हैं इनको, स्त्रावी पदार्थ। स्त्रावी पदार्थ में आपको हार्मोन वगैरह आ जाएंगे ये, और इसमें आ जाएगा आपको यूरिया, यूरिक अम्ल, और पोषक पदार्थों में ग्लूकोज, वसीय अम्ल, और इसमें आ जाएगा आपको 4 प्रकार की होती हैं। एक तो एल्ब्यूमिन, एक ग्लोबुलिन, और इसमें आ जाएगा आपको फाइब्रिनोजन, और इसमें आ जाएगा आपको प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान देना कि आपके कार्बनिक पदार्थ हैं जो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन 4 प्रकार की होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन,
फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन और पोषक पदार्थ हैं। इतना आपके वर्णन नहीं है, केवल इतना ही दे रखा है आपके, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, अकार्बनिक पदार्थों में आपको मिल जाएंगे इसमें सबसे पहले आपको अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, SCO3 और आपके सल्फेट SO4-2 और इसमें मिल जाएंगे आपको, इसमें और आ जाएंगे आपके, इसमें देखिएगा गैसें O2, CO2 और N2, तो ये अकार्बनिक इसमें पाए जाते हैं, मतलब घुलित अवस्था में पाई जाती हैं गैसें ये। अब रक्त कणिकाएं आपको 3 प्रकार की होती हैं, इसको ध्यान देना। तो अकार्बनिक पदार्थ और ये कार्बनिक पदार्थ हो गए आपके, ध्यान देना। अब आते हैं वो रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं आपके 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आ जाएंगे आपकी रक्त कणिकाएं, इसमें आ जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें RBC कहते हैं, RBC। दूसरे आते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें बोलते हैं श्वेताणु, श्वेताणु। और ये होती हैं बिंबाणु या प्लेटलेट्स, इन्हें बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ध्यान देना। तो ये रक्त कणिकाएं होती हैं, ध्यान देना। इन्हें क्या बोलते हैं? रक्ताणु, रक्ताणु भी कहते हैं, इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, श्वेताणु ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन्हें बिंबाणु भी कहते हैं, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रक्त का जो संगठन है, रक्त को जीवन की नदी भी कहा गया। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, स्त्रावी पदार्थ और प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। गैसें पाई जाती हैं O2, CO2, N2 और खनिज लवण सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, फास्फेट्स और यौगिक जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पाए जाते हैं इसके अंदर। तो देखिएगा, इसके बाद में रक्त कणिकाएं होती हैं जो 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाओं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। आप देखिएगा, मतलब कुल रक्त कणिकाओं का 99% रक्त लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और 1% में आपको श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इतनी पाई जाती है, देखो आप देखो, लाल रक्त कणिकाओं को रक्ताणु बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को श्वेताणु, ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब इनका विस्तार से वर्णन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।